Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How are you guys doing? अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे ही पड़ोसी मुल्क से सामने आई और खबर ये है कि चाइना में 18 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों टीनेजर्स बेसिकली दोज हु नॉट अडल्ट्स उनके वीडियो गेम्स खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले ये पाबंदी 1 घंटे रोज़ाना या 1.5 घंटे रोज़ाना तक महदूद थी और अब उस टाइम को और कम कर दिया गया है और वो टाइम हो गया है ओनली 3 आवर्स अ वीक, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वीकेंड्स पे रात 8 से 9 बजे तक जो सर्वर्स हैं वो प्रोवाइड कर सकेंगे ऑनलाइन गेमिंग फैसिलिटीज टू ऑल दोस कंज्यूमर्स हु आर अंडर 18। और उसके अलावा नहीं करेंगे? उसके अलावा नहीं करेंगे। तो ये बिजनेस किस तरह चलेगा? मतलब ये थोड़ा सा ये बहुत बड़ा सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो गेमिंग जायंट्स हैं उन्होंने उसको लीगली फाइट भी किया और उनके स्टॉक्स को भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा है इस रेगुलेशन के बाद। लेकिन चाइना ये कहता है कि अपने आने वाली नस्ल की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उसने ये इक़दाम उठाया है। वैसे कोई कह रहा था कि पूरी दुनिया को गेमिंग पे लगा के खुद पाबंदियां लगा दी हैं। वैसे इस चीज़ में तो और भी 2-4 चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं कि पूरी दुनिया किस काम में लगी हुई है। चाइना जो है वो आगे निकल चुका है, बट इट्स अ ग्रेट आइडिया क्या, दिस इज़ अ ग्रेट मूव, क्योंकि आइडिया तो बहुत अरसे से लोग जो हैं वो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए भी स्क्रीन टाइम कम करने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। और कोविड ने माशाल्लाह आपको पता ही है कि पिछले 1.5-2 साल से स्क्रीन टाइम तो डबल ट्रिपल हो गया। कितने अरसा हम लोग डिस्कस करते रहे हैं कि हम जहाँ 2 घंटे होते थे या घंटा होते थे, अब वो 4-4, 5-5 घंटे की बात चलेगी है। हाउएवर अब्दुल्ला, अब तो पढ़ाइयाँ भी स्क्रीन पे हो रही हैं, तो आई थिंक थोड़ी सी डिस्टिंक्शन उस तरह भी होती होगी कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग इन अटेनिंग नॉलेज और पढ़ाई एंड ऑल दैट, उसका तो टाइम गुजरना ही है ऑनलाइन। पता नहीं इसको आप वैसे इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पर। और टू बी ऑनेस्ट ये स्क्रीन टाइम जो है ना, इसमें सिर्फ बच्चों को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें बच्चों से ज़्यादा बड़ों का किरदार अहम होता है, क्योंकि कितनी दफ़ा होता है हमें अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देखना है, हमें अपना कोई और दफ्तर का काम करना है, हमें कहीं बाहर जाना है, हमने अपने मोबाइल में घुस के अपनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप स्क्रॉल करनी है और हम बच्चे को अटेंशन, क्योंकि बच्चा उस वक्त अटेंशन मांग रहा होता है तो फिर वो भी स्क्रीन पकड़ लेता है, हम उसको स्क्रीन लगा देते हैं या उसको स्क्रीन पकड़ा देते हैं। तो इसमें मैं कहता हूँ हमारा कसूर ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हम अपनी डिफरेंट चीज़ों में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें उस अटेंशन को नहीं देना और उससे बचने के लिए हम बच्चों को ये स्क्रीन टाइम अच्छा, ये बात तो खैर हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं और पहले भी हम ये बात करते रहते हैं। अब कोई इसका तोड़ हो, कोई इसका सोल्यूशन हो, रेजोल्यूशन हो, तो फिर उस पर बात हो तो बनती है। इसलिए यू कैन ऑल्सो सजेस्ट टू अस कि क्या करना चाहिए और आप अपने घरों में क्या प्रैक्टिस करें कि किस तरह कंट्रोल किया जाए स्क्रीन टाइम। एनीवे लेट्स मूव ऑन, क्योंकि बहुत सी बातें करनी है। हम इनका वो ज़माना याद कर रहे थे। मैं कहता हूँ ऐसे लड़कियाँ तो क्रेजी होती होंगी पूरी, वैसे यंगस्टर्स में क्या अजब फैन फॉलोइंग थी वाइटल साइंस की। I mean obviously उसकी वो तो तारीफ हम कर ही looks सकते as हैं। well because he was a very good looking man. That is the thing कि सिर्फ लड़कियों का आपने जिक्र किया ना, इनका म्यूजिक इतना जबरदस्त था कि लड़कियां, लड़के, बड़े, छोटे, everybody liked him. They were very endearing. जुनैद जमशेद was very endearing and likable. तो looks is a part of it, लेकिन बाकी पूरा एक जो पैकेज होता है, मतलब आवाज and choice of songs, everything was very likable. On point. और वैसे इनकी जिंदगी के 2 रुख हैं और दोनों इनकी जिंदगी के जो पहलू हैं उसमें अवाम ने इन्हें इतना प्यार दिया कि ही वाज एक्चुअली वेरी वेरी ब्लेस्ड। चाहे वो गाने गाते हों, चाहे बाद में वो मुबल्लिग हों और नाते पढ़ते हों, आवाम ने हमेशा इन्हें प्यार दिया। एब्सोल्युटली, नो डाउट अबाउट इट, और ये ट्रिब्यूट हम इनको देंगे। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर, और बड़ी खुशी होती है जब बड़ी अच्छी खबर से हमारे शो का आगाज़ हो। तो जी आपको बताएं कि पाकिस्तान के हैदर अली ने पैरालंपिक्स मर्दों के डिस्कस थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीत लिया है और हैदर अली ने 5वीं बारी में 55.26 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और इस तरह हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। Congratulations हैदर, we are so proud of you, so proud of you। ज़बरदस्त जनाब। हैदर की फैमिली को, हैदर के मेंटोर्स को, हैदर अली के टीचर्स को, इनके बहन भाइयों को, दोस्तों को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पहले भी बाय द वे हैदर पाकिस्तान के लिए 2 पैरा ओलंपिक्स मेडल्स जीत चुके हैं एंड दिस इज द 3rd टाइम एंड दिस इज द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन दिस टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। और मैं आपको एक बात बताऊं, टोक्यो ओलंपिक्स जो कुछ अर्सा पहले हो रहे थे उसके बारे में हमने कितना डिस्कस किया कि हमारा पाकिस्तानी
पाकिस्तानी कंटिजेंट गया था और कितना पोटेंशियल था, एंड उसके बाद से एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी कि हाउ आर स्पोर्ट्स पर्सन्स नीड टू बी देयर, लेकिन वी आर देयर ऑलरेडी। आई मीन आप पैरालंपिक्स देखें एंड वी हैव द गोल्ड विद अस व्हिच इज अमेजिंग। मतलब आप यकीन मानिए कि मैं देख रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये लम्हा ही और होता है। उन्होंने पहले से तैयारी थी, वैसे ही वो कॉन्फिडेंट, उन्होंने बैग में पाकिस्तान का परचम झंडा रखा हुआ था और उनकी टीम, उनके साथी उनके साथ हैं, एंड देन ही टुक आउट दिस फ्लैग और उसके बाद वो दौड़ना शुरू हुए, एंड व्हाट अ वंडरफुल साइट। अच्छा, दिस इज व्हेन ही एक्चुअली डिड इट, और ये इनकी थ्रो सबसे ज़्यादा दूर गई, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही नोज इट। अच्छा, एक तो ये एक दो बार पहले भी जा चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को, तो आपको पता है ना वो इंसान ज़रा सैवी भी हो जाता है, ज़रा यूज्ड टू हो जाता है, वो जो पहला शॉक होता है वो ख़त्म हो चुका होता है, एंड योर होल कॉन्सेंट्रेशन इज़ ऑन योर गेम, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी हियर। ज़बरदस्त जी, हैदर अली को एक दफ़ा फिर बहुत 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 मुबारकबाद हमारी तरफ से, जियो पाकिस्तान की टीम की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से। और जब ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स जियो पाकिस्तान पे तो होंगे ही बातें कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अभी आगे बढ़ते हैं, और कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए तबसरे उस पे आ रहे थे सामने। जी सुने थे हमने सोशल मीडिया पे, आपके भी नहीं वो तो भाई आप मुझे बताएं कि हमने तो बचपन से यही मुहावरा सुना है कि किसी की जुबान कैंची की तरह चलती है। अब वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होते हुए उसका मुजाहिरा, उसका अमली मुजाहिरा भी हमने देख लिया। दिस इज अ जोक, हम जोक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान अपनी बातों से हरीफों पर जो तंज के निश्तर चलाते हैं, इससे तो हम सब ही वाकिफ हैं। ऑब्वियसली अब्दुल्ला ने थोड़ा सा समझा भी दिया और इनके हाजिर जवाबी का भी कोई कायल नहीं है, लेकिन अब उन्होंने अपने दांतों की हाजिर जवाबी के एक्चुअली सब कायल हैं, सब कायल हैं। और अच्छा, लेकिन दांतों की तेजी की जो हम बात कर रहे हैं वो इन्होंने दिखा दी और वो एक्चुअली मुजाहिरा किया। यू कैन ऑल्सो वॉच दिस। और ये किसी चीज का इफ्तिताह कर रहे हैं, फीता काटने की कोशिश, कैंची थी नहीं, और चली कैंची नहीं, चलनी नहीं थी। उन्होंने कहा कैंची की क्या जरूरत है, मैं जो हूँ तो कैंची भी शर्मा गई, कैंची शर्मा गई, और मुझे तो लग रहा था फीता इन्हें देखते ही ना कट जाए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उन्हें अपने दांतों का इस्तेमाल करना ही पड़ा। अब ये पता नहीं, ऑब्वियसली कहने वाले तो ये भी कहते हैं भी कैंची तो वैसे ही एवी सी खुंडी सी कैंची ले आए थे, बिकॉज दिखाना तो हमने ये था, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड। एंड इस पे बहुत लोगों के बड़े कमेंट्स थे सोशल मीडिया पे और बहुत लोगों का बहुत कहना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फयाज चौहान साहब का एक सेंस ऑफ ह्यूमर है जो कि काफ़ी कुछ एक्चुअली ले भी लेते हैं। ही नोज दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ही डज, एंड आई थिंक ही टेक्स इट ऑल इन। He does. वो काफी कमेंट, मतलब वो ले लेते हैं अपने, मतलब है कि वो जब दूसरों को, वैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल ऐसे सही जो टर्म है ना, वो दूसरों को झुकते लगाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग जो दूसरों को झुकते लगाते हैं ना, वो अपने ऊपर नहीं ले पाते, लेकिन फयाज चौहान साहब ना, इनको भी जो बातें कही जाती हैं, he takes it in stride। तो ये तारीफ हो रही है, वो तारीफ हम कर रहे हैं कि ये नहीं है कि जनाब मैं ही बोले जाऊंगा और जब मेरे पे कोई बोलेगा तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, नहीं। और बड़े हाजिर जवाब है, मतलब he knows exactly what to say, which is okay। अगर if somebody is giving it so good then they should be able to take it as well, and he does। तो ये मौके पे चौका मारते हैं, जैसे कि अच्छा, और जैसे कि हमने एक और ये चले पंजाब के तर्जुमान हैं, वज़ीर इत्तलात की जिम्मेदारियां संभालते हैं, हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं ना, वो मौके पे चौका लगाने की आजकल बहुत कोशिश करते हैं, मुझे लगता है, लेकिन वो कहीं मिस हो जाता है उनसे चौका। अच्छा, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो पर्सनल हो रहे हैं। ये भी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है 3 विंडोज हमारी सामने बनी हुई है, हम कितने मैचिंग हैं तीनों। हाँ। आपने देखा है कि हमारे, अच्छा एक ना इस तरह तस्वीर में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी टीम को, और हम चौहान साहब को भेजेंगे, हम चौहान साहब को भेजेंगे, ठीक है। हाँ ओके, वी जस्ट वांटेड टू लाइटन थिंग्स अप ऑन दिस फ्राइडे, लेकिन अब कुछ हम सीरियस खबरों की तरफ भी आते हैं। और अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और एक खबर जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, जद्दोजहद आज़ादी की अलामत इस्तारा आज़ादी का, और पूरी ज़िंदगी इनकी कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद में गुजर गई, और पाकिस्तान से मोहब्बत का बरमला जब भी मौका मिलता था, हम हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी साहब की बात कर रहे हैं, इजहार करते थे। और आप देखिए कि किसी ने कितनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है कि मरने के बाद भी दुश्मन उससे इतना ख़ाइफ कि एक 91 साला बुजुर्ग की मैयत को भी उसने बुज़दिली के साथ रात के अंधेरे में दफना दिया, क्योंकि वो उस डेड बॉडी से भी डरा हुआ था।
मतलब ये देखें, इस अमल से ही आपको पता चल जाता है कि उनकी ज़िंदगी कितनी अजीम थी, जिससे अभी तक जो वहाँ इंडियन सोल्जर्स, हिंदुस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो एक खौफ खा रहे हैं और ऑब्वियसली दे आर फॉलोइंग ऑर्डर्स। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि हम क्या बात कर रहे हैं। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर की अलामत अजीम बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल ने भारत का मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने एक दफ़ा फिर मैं तो कहूँगी कि बेनकाब कर दिया है। और काबिज भारतीय फ़ौजी 92 साला सैयद अली गिलानी का जस्ते खाकी छीन कर ले गए जो पाकिस्तानी परचम में लिपटा हुआ था। सबसे बड़ी बात तो आपको पता है ना कि ये भी है। और घर वालों पर तशद्दुद किया, कमरे में बंद कर दिया। वीडियो में अहले खाना को चीखो पुकार करते देखा जा सकता है। भारतीय फौज अली गिलानी की जिंदगी में तो उनसे खौफ खाती थी, उनकी मैयत से भी डरती रही और अहले खाना की मर्जी के खिलाफ मरहूम की रात की तारीकी में जबरदस्ती तदफीन कर दी। उनकी वसीयत होगी या उन्होंने बताया हुआ होगा कि मरने के बाद भी उनकी मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटा जाए। और आप देखिए यही कितनी बड़ी अलामत है उस जिद्दोजहद की जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की है। और आखिरी दम तक वो ये कहते थे कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। तदफीन से पहले हैदरपुरा के इलाके में कब्रिस्तान सील कर दिया गया था। मकबूजा आबादी में कर्फ्यू करके सड़कें बंद की गई थी, आपको हमने बताया था। इंटरनेट सर्विस बंद। जनाजे और तदफीन में सिर्फ पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों को शिरकत की इजाज़त दी। ड्रोन और हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों की नकलो हरकत पर नज़र रखी गई। मरहूम हुर्रियत रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करते हुए सदर पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारिजा ने भी भारतीय बरबरवियत, मतलब ज़िंदगी में तो उन्होंने जुल्म सहा ही, मरने के बाद भी जो कुछ किया गया वो जुल्म के ही मुतरादिफ है। बेशक हिंदुस्तान इतनी सारी हरकतों के साथ अपने अंदर आग लगा रहा है, उसको सारी माइनॉरिटीज़ के साथ जो उसके करतूत हैं वो ऐसे ही है जैसे खुशवंत सिंह ने अपनी किताब दी एंड ऑफ इंडिया में लिखा था कि उसको बाहर वालों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को इन हरकतों के साथ तबाह करेगा। जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। और अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर भी बहुत बड़ा असर इस बात का है कि पाकिस्तान ने भरोसा किया, वरना पाकिस्तान इसको आज़ाद करा चुका होता है। आज हम सब मिलकर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। वो हौसलों की और कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। उनके हौसलों को, उनकी हिम्मत को जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। हिंदुस्तान की अफवाज ने, पुलिस ने और हुकूमतों ने उन्हें दबाने की कोशिश की, उनको झुकाने की कोशिश की, वो ना झुका सके। और आपको बताएं कि सैयद अली गिलानी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इस अजीम रहनुमा को आज कराची से कश्मीर तक खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कई जगह गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। काबिज भारतीयों को खबर हो एक अली गिलानी चला गया, लेकिन कश्मीर के हर नौजवान को अली गिलानी बना गया जो अली गिलानी की तरह आज़ादी का, कश्मीर की आज़ादी का परचम थामे रखेंगे। क्या जज्बा था। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिशाल साहिबा। सबसे पहले तो कंडोलेंसेज। मिशाल साहिबा, सैयद अली गिलानी कश्मीर के उन लीडरान में शामिल हैं सर्टनली जिनका इंतहाई वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि वो कश्मीरियों के हक़ के खुद इरादियत के मामले पर कहीं भी लचक दिखाते सारी उम्र हमें नज़र नहीं आए। अब ले देकर उन जैसे चंद ही लोग बचे हैं। तो कश्मीरियों की जद्दोजहद में ये जो खला पैदा हुआ है, आप समझती हैं कि पुर हो सकता है? ये हमारे सब के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया है। हमने अपने एक अजीम तरीन, बहुत ही एक स्टॉन्च कश्मीर के सीनियर मोस्ट रहनुमा को खोया है, और जिस बेरहमी से खोया है, जिस जुल्म और सितम के साथ उनको दफनाया गया है, जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, आप देख ही सकते हैं जो विजुअल्स वहाँ की आ रही हैं। और वो इन कन्फाइनमेंट थे, हाउस अरेस्ट में थे जब उनकी अल्लाह ताला के पास वो चले गए और हमने उनको खो दिया। उनका अखलाक कोई पूरा नहीं कर सकता। बहुत ये बात ज़रूर है कि उनका जो मिशन था हक़ खुद इरादियत का कि कश्मीर को आज़ाद हो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आए, मगर बदकिस्मती से वो इस ख्वाब की ताबीर नहीं देख सके अपनी ज़िंदगी के अंदर। मगर इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, चाहे हम हों या ना हों, मगर ये ख्वाब मुकम्मल ताबीर पर आएगा। मगर जो लॉस हुआ है, आई थिंक ये एक इरिपेरेबल लॉस था, और इसको
सदियों में ऐसे लीडर्स पैदा होते हैं, यासीन मलिक की तरह, सईद अली गिलानी की तरह, शबीर शाह की तरह, आसिया अंद्राबी की तरह। बिल्कुल आप सभी सही कह रही हैं मिशाल साहिबा, और सदियों में ऐसे लीडर्स पैदा होते हैं और माशाल्लाह ही हैड अ फुल लाइफ, और जिस काम के लिए उन्होंने वक्फ की उसकी तो खैर मिसालें दी जाती हैं। अब ये भी बताइएगा कि गिलानी साहब के जनाजे और फिर पूरे कश्मीर के जो हालात बना दिए गए हैं, नज़र आ गया है कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों से किस कदर खौफज़दा है। और सोचने वाली बात यह है कि इतनी फ़ौज वहाँ भेज देना और इतना जुल्म करने के बावजूद भारत इतना खौफज़दा है क्यों? देखिए, बुखलाहट की शिकार है हिंदुस्तान और घबराया हुआ है, और उसको पता है कि कितना बड़ा असासा थे कश्मीर की तहरीक आज़ादी के लिए, और जिस खौफ में वो ख़ुद इस वक्त मुब्तला हैं कि जिस वक्त उनकी डेथ हुई है रात को 10 बजे कल रात को, तो उसके बाद जिस तरीके से इतनी ज़्यादा वहाँ पे आर्मी के ट्रक्स ने घिराव कर दिया उनके घर का, और फिर जिस तरह जिस बेरहमी से छीनी गई है उनकी डेड बॉडी, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। और उनकी डेड बॉडी को भी नहीं इन्होंने स्पेयर किया, और जो उनका वसीयत थी कि उनका शोहदा के जो कब्रिस्तान है उसके अंदर उनको दफनाया जाए, वो वसीयत भी नहीं उनके मरने के बाद पूरी की गई, जो रसूमात थी वो भी नहीं पूरी करने दी गई, और रातों रात उन्होंने कहीं पे कब्र खोदी और उनको दफना दिया। और उनकी फैमिली ने, जब उनके बेटे ने, उनकी डॉटर इन लॉ और उनकी फैमिली, सारे ख़ानदान ने जब प्रोटेस्ट किया तो उनको भी मारा पीटा गया। तो ये कहाँ का मतलब कि मैं कहती हूँ कि एक हर रोज़ एक नया किस्म का जो बदतरीन हम सुनते हैं, एक नया ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता कि ऐसी भी बेरहम कोई इंसान हो सकता है या कोई सरकार हो सकती है। अच्छा मिशाल साहिबा, अब लग रहा है कि कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद आखिरी मरहले में है। आलमी ताकतें इस वक्त भारत का चेहरा देख चुकी हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वैसे ऐसा कभी कभी लगता है कि उनके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, बाकायदा एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है। दुनिया को किस तरह समझाया जाए? ये एक मिसाल ही काफ़ी होनी चाहिए, जिस तरह इनकी आखिरी रसूमात को काबिज भारतीय फ़ौज ने डील किया दुनिया को बावर कराने के लिए, लेकिन फिर भी किस तरह दुनिया को समझाया जाए कि अब इस मसले का कोई सलूशन निकालना होगा। काफ़ी सालों से मैं एडवोकेट कर रही हूँ, स्पेशली 5 अगस्त के बाद, कि हिंदुस्तान की पूरी हर मुमकिन कोशिश है कि हमारी तहरीक को लीडरलेस कर दिया जाए, जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट लीडर्स को खो दिया है, और जो दूसरे हमारे अजीम रहनुमा हैं वो भी इस वक्त जेलों और डेथ सेल्स के अंदर बंद हुए हैं, उनको भी मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर भी बैन डाले जा रहे हैं। तो जब इस मसले का हल UN की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसिट है या टेबल पे बैठने का है, तो जब हमारे रहनुमा ही नहीं होंगे तो प्लेबिसिट कैसे हो सकता है? प्लेबिसिट तो इम्पॉसिबल है, या कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकती। जब वो चेयर ही है वो ही हटा दे हिंदुस्तान, जो कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स की है, हमारी जो हुर्रियत की क़यादत है जिस तरीके से उनको, तो ये तो हम एनार्की की तरफ चले गए हैं। और ये तो हिंदुस्तान के लिए भी जो बदतरीन आई थिंक जो फैसला जो हिंदुस्तान ने लिया है 5 अगस्त के बाद, जिस तरीके से एलिमिनेशन वो कर रहे हैं हमारी लीडरशिप की, मैं समझती हूँ वो एक खाई में ना सिर्फ कश्मीरियों को डाल रहे हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान को, बल्कि पूरे खित्ते को इस तबाही के अंदर डाल रहे हैं। और इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जब दुनिया जा रही है, और इस वक्त नॉन पोलर जोन में हम इस वक्त सब लोग इस वक्त चल रहे हैं, तो ये इतना खौफनाक वक्त है कि कोई भी ब्लंडर अगर हिंदुस्तान और मज़ीद करता है तो कौन आएगा रोकने के लिए उसको, जब तक कि दुनिया जो इस वक्त इतनी स्कैटर हो गई है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे, और उसको होश के नाखून ही नहीं ले रही है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इसका कोई मसले का कोई हल निकलेगा? अवाम जो है वो बिफरी हुई है, वो खून के आंसू रो रही है, उनको एक अपने अजीम लीडर के रहनुमा के फ्यूनरल पे जाने की नहीं इजाज़त दे रही है। ये तो एक बॉम्ब फटने वाला है इस खत्ते के अंदर, जिस तरीके से लोगों को एक प्रेशर कुकर में मुकम्मल तौर पे दफनाया जा रहा है। ये जब तक दुनिया नहीं लेगी, मैं समझती हूँ दुनिया की तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका मिशाल मलिक साहिबा। टोटली अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स। ये जुल्म की एक और लिमिट है कि जब इंसान चला भी जाए तो उसके फ्यूनरल से भी इतना खौफ आ रहा हो कि लोगों को वो गम ना करने का ऑप्शन या मौका दिया जाए। और वैसे बारिशों के बाद जो सूरत हाल अमरीका में हुई है उस पर भी हम बात करेंगे, और हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो जाए। यहाँ पे अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हम अपने अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही
मोहतात अंदाज में वी स्टैंड करेक्टेड। वो दुनिया में जब बारिश की तबाही होती है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एनीवे विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी ज़रा मोर प्रेसिंग ज़रा इश्यूज़ पे बात करते हैं और डेवलपमेंट्स में आपको बताएं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने इंसदादे रेप बिल 2021 की मंजूरी दे दी है, विच इज़ अ वेरी बिग न्यूज़। और बिल को अब सेनेट में मंजूरी के लिए भी पेश किया जाएगा। बिल के तहत जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़मान के फौरी ट्रायल के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। खुसूसी अदालतें 4 मंथ्स के अंदर मुकदमे का फैसला करने की पाबंद होंगी। तहकीकात में कुंवारेपन के टेस्ट की शराइत जो है वो भी ख़त्म कर दी गई हैं और जुर्म साबित हुआ तो मुल्ज़िम को सजाए मौत, उम्र कैद या केमिकल कैस्ट्रेशन के अमल से गुजरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये बीच में बहुत वाज़ेह। कि मुझे यहाँ पे ये सुन के ना बड़ा मायूब महसूस हुआ। कंवारेपन का टेस्ट जिनके साथ ये गुजरती होगी उनको क्या ट्रॉमा और किस टॉर्चर का सामना करना पड़ता होगा। नए कवानीन और स्पेशल कोर्ट्स के मुमकिन गलत इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया जा रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर जिनसी दरिंदगी के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए एक अहम कदम इसे कहा जा सकता है। किस तरह ये फैसिलिटेट कर सकता है मजलूम ख़वातीन को। और लॉ तो बन जाते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन से बढ़कर जब कोई कानून तब्दील होता है या नया आता है उसकी अवेयरनेस होना, मजलूम ख़वातीन में या औरतों में उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सारा मलकानी लीगल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करा लेते हैं कि हाउ बेटर इज इट फ्रॉम दोज व्हिच वर एग्जिस्टिंग सिंस इयर्स एंड डेकेड्स। तो सारा प्लीज़ हमें बताइएगा कि अब जो ये सूरत हाल ये बिल सामने आया है इसमें कितनी इनकरेजिंग बातें आपको बिल के बेसिकली सेलिएंट फीचर्स जरा शेयर करें सारा हमारे साथ। थैंक यू हुमा, थैंक यू अब्दुल्ला। जिस तरह आपने कहा ये 2 बिल्स हैं जो पेश किए गए हैं। एक जो बिल है उसमें जो हमारा जो पीनल कोड है उसमें कई अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ रेप। अब उसमें जो रेप की जो डेफिनेशन है उसमें कई पॉजिटिव तब्दीलियां लाई गई हैं। जैसे इस कानून के पहले रेप जो था वो सिर्फ एक औरत क्लेम कर सकती थी कि वो विक्टिम है रेप की, लेकिन अब उसको एक जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन दी गई है। अब मर्द भी रेप विक्टिम हो सकता है और ट्रांसजेंडर पर्सन भी रेप विक्टिम हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरा, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जो एक्ट ऑफ रेप है उसमें कई मुख्तलिफ किस्म की एक्ट्स शामिल हैं। तो एक सिंपल एक्ट ऑफ जिसको हम कहते हैं पीनाइल पेनिट्रेशन सिर्फ उस तक महदूद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ एक्ट्स को भी शामिल किया गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसमें जो कंसेंट है उसकी डेफिनेशन को भी एक्सपैंड किया गया है और ये बताया गया है कि अगर कोई सबूत ना हो कि औरत में या अभी तो मर्द में कोई फिजिकल रेजिस्टेंस की हो, अगर ये सबूत ना हो उसके बावजूद भी रेप कन्विक्शन कायम हो सकती है अगर जो बाकी सबूत है, बाकी एविडेंस इस चीज़ को सपोर्ट करे। तो ये इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा आपने जो जिक्र किया केमिकल कैस्ट्रेशन, ये एक नई पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। एक तो इसमें ये है कि जो केमिकल कैस्ट्रेशन पनिशमेंट है वो मेरे नज़दीक जो एक्चुअल कॉज है रेप का, जो कि वो उस चीज़ को एड्रेस नहीं करता, उस चीज़ को डिटर नहीं करता। जाहिर है ये बात तो डिटरमिन हो गई है कि दिस इज नॉट सेक्सुअल डिजायर की वजह से ये काम नहीं होता, ये क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें पावर का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है कि somebody wants to feel powerful and then commits a crime. एग्जैक्टली। तो इस चीज़ को फोकस करना कि जो उसकी जो एबिलिटी है हम उसको एड्रेस करेंगे, मुझे लगता है कि ये इशू को साइड स्टेप करता है। और दूसरा, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें भी बहुत हैं। केमिकल कैस्ट्रेशन की पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है और इसमें कानून में ये क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये किस तरह की जाएगी। अच्छा, प्लीज ये बताइएगा कि ये बिल सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ से मंजूर हो गया, अब सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ बिल बहुत आते हैं, आपको भी याद होगा वो अर्ली मैरिज वाला, और जरूरी नहीं है कि हर चीज सेनेट से पास हो, वो अटक जाते हैं। फिर अब ये हम क्या समझें कि दिस इज गॉन थ्रू द होल प्रोसेस और अब इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी या अभी भी कोई चांस मरहला है? अभी तो मरहला आई थिंक ये नेशनल असेंबली से ये बिल्स, ये दो बिल्स हैं, ये पास हो चुके हैं और अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब सेनेट में पास होना है। लेकिन जहाँ तक मुझे इतला है
सेनेट कमेटी में बाय पार्टीजन जो मल्टी पार्टीज हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया है, तो आई थिंक चांसेस हैं कि ये सेनेट में पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो दूसरा बिल है, जो हमने जिक्र किया था कि एक बिल है जिसकी मैंने कुछ सेलिएंट फीचर्स पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन जो दूसरा बिल है वो फोकस करता है ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स में। उसमें जैसे आपने जिक्र किया स्पेशल कोर्ट्स कायम किए गए हैं जिसमें एक 4 मंथ का टाइम पीरियड दिया गया है। उसके अलावा उसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल्स की प्रोविजन दी गई है, और जो रेप ऑफेंसेस है उसमें ये दिया गया है कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई जाएंगी इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इस बिल में कुछ काफ़ी इश्यूज हैं। मुझे लगता है कि सबसे अहम इशू ये है कि इसमें जो ये प्रोविजंस दिए गए हैं वो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन और पॉलिसीज़ में ऑलरेडी दी गई हैं। तो ये बिल है, ये इसेंशली फॉर द मोस्ट पार्ट डुप्लिकेट करता है उन चीज़ों को जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की गई हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की गई। तो जैसे आपने जिक्र किया, जो एक्चुअल इशू है, जो हम औरतें और जो एक्टिविस्ट जो डिमांड करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन, वो इस बिल में एड्रेस नहीं हो रहा, और जो काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की गई हैं उनको दोबारा किया जा रहा है, लेकिन कोई रोड मैप नहीं प्रेजेंट किया गया कि इन चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा सारा, हाउ डू यू फील अबाउट द फैक्ट कि एक तो खुसूसी अदालतें होंगी, स्पेशल कोर्ट्स जिसका आपने जिक्र किया, मतलब ऑन पेपर इट साउंड्स डूएबल एंड वेरी नाइस कि इसके लिए एक अलग एक प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होना आपको क्या लगता है कि ये हो पाएगा? और दूसरा ये कि हर केस को 4 महीने में ख़त्म करना, ये डूएबल चीज़ है? देखिए, ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की गई हैं, इनका हमारा तजुर्बा हो चुका है इनके साथ। 2019 में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ने ये कॉल की थी कि हर के डिस्ट्रिक्ट्स में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स कायम किए जाएं। सिंध सूबे में फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन इशू की गई, और ऑन पेपर दी स्पेशल जेंडर कोर्ट्स आर ऑलरेडी सपोज्ड टू एग्जिस्ट, दे सपोज्ड टू एग्जिस्ट सिंस 2019। लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, खासतौर में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कराची में बता सकती हूँ, वो ये है कि ये कोर्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं हैं। उनका जो मैंडेट है कि वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हों और वो एक जेंडर सेंसिटिव तरीके से इन केसेस को हैंडल करें, इन कोर्ट्स में और इन कोर्ट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए सवाल उठता है कि फिर अभी इस कानून से क्या बदलेगा? दूसरा, आपने कहा 4 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। 2016 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो तरमीम दी गई थी उसमें रेप केसेस का टाइम लिमिट 3 महीनों का दिया गया था, इवन लेस देन व्हाट इज करंटली इन द लॉ फॉर रेप केसेस। लेकिन वो हमने देखा कि वो भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसमें कई स्टडीज हैं जो दिखा रही हैं कि 3 महीने से कई ज़्यादा टाइम पीरियड अब भी लगता है 2016 के बाद। तो फिर से सवाल यही उठता है कि ये चीज़ें, हमारा ऑलरेडी तजुर्बा है इन पॉलिसीज़ का और इन अप्रोचेस का, लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो अब ये कानून क्या बदलेगा? ट्रू, बहुत शुक्रिया आपका सारा मलकानी। ये कोर्ट्स एस्टैब्लिश तो ऑन पेपर तो कर दी गई हैं, कागज़ पे तो कर दी गई हैं, लेकिन वो लोग जो इनको चलाने के लिए कैपेबल हैं उनमें इतनी सलाहियत नहीं है। फिर इससे पहले जो और कुछ प्रोविजंस ऑलरेडी बताई गई हैं, ये मुद्दत कि कितनी देर में ये केसेस जो हैं वो उनको निपटा देना चाहिए, या फिर ट्रायल कोर्ट्स जो हैं स्पेशल इनके लिए खुसूसी अदालतें हैं, वो सब कुछ है ऑलरेडी। और सवाल बिल्कुल ये उठता है कि आप रीइटरेट कर रहे हैं अगर उस नए बिल में, तो पहले भी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, और अब तो जरूर होनी चाहिए, बिकॉज ये तो बार बार बात जो है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। आपको पता है बिलावल बड़े खुश हैं। अच्छा, बिलावल खुश हैं क्योंकि अमेरिका में भी जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। हाँ हाँ मतलब कि व्हाट हाउ एम आई सपोज्ड टू रिएक्ट, लेकिन बात ये, और बाय द वे ये चलेंगे तो हमने जोक कर दिया, लेकिन कोई इतनी खास खुशी की बात उनकी दुरुस्त है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, और ये बात टाइम एंड अगेन दुनिया भर में प्रूव हो रही है। ओके, या श्योर, बिल्कुल इस तरह अगर पुट किया जाए तो डेफिनेटली, बिकॉज अमेरिका में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है ना, फ्लडिंग हो चुकी है, अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है वहाँ, वो देख के तो हम भी जरा खौफजदा हो जाते हैं कि वहाँ इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जहाँ थिंग्स आर इन प्लेस एंड सिस्टम्स आर इन प्लेस, कि वहाँ की तबाही देख के तो हम खौफजदा हो गए हैं। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इससे पहले लुइसियाना, मतलब बिल्कुल ये जगह जो है डूब चुकी हैं। हम आपको ये तो चले वहाँ के एयरपोर्ट्स की हम दिखा रहे हैं जहाँ जहाज डूबे पड़े हैं। अगर आप उनकी सबवे स्टेशंस देखें, इवन सड़कें देखें, गाड़ियां बह रही हैं उसी तरह, सबमर्ज्ड हैं सब। ये सबवे स्टेशन देखें, इनको तो रोकना पड़ा। मैनहट्टन में पूरा सबवे सिस्टम को इनको
बंद करना पड़ा, क्योंकि आप ज़रा पानी की और बारिश की शिद्दत देखें कि क्या है। इट्स नॉट जस्ट अ लिटिल टिप टिप बारिश नहीं हो रही है, पूरा फ्लड्स जो है आ चुके हैं। और जब हमने ये देखे तो सच माने हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम बिल्कुल अपने यहाँ जब ये हालात होते हैं, लुक एट दैट, तो हमें ज़रा इतना क्रिटिसाइज शायद नहीं करना चाहिए। वी स्टैंड करेक्टेड, बिकॉज ये तो दुनिया में ही जब इस किस्म का पानी का फोर्स आ जाए तो यू कांट स्टॉप इट। लेकिन अब्दुल्ला देखिए, इनके सिस्टम्स आर इन प्लेस और वो ख़त्म हो रहे हैं। हमारे तो सिस्टम्स भी नहीं होते ना उस तरह हमारे यहाँ। हाँ बिल्कुल, चले आप खांसते। पानी ही पीने से फंदा लग गया। पानी जो है ना वो मसला क्रिएट कर सकता है। ये तो कोई शायराना बात ही होगी। नहीं, वैसे आपने सुना ही होगा कि पानी हमेशा अपना रास्ता बना लेता है। आप उसके सामने संगलाख पहाड़ भी खड़े कर दें तो पानी अपना रास्ता बना लेता है। सो इसलिए ये सूरत हाल हमने अमेरिका में देखी। तो बस ये यहाँ हम यही कहेंगे कि डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम्स इतने बुरे हैं कि हमारा तो इंतज़ार भी नहीं होता ना कि इतने फ्लडिंग हो तो हमारे ठप होए सारी बिजली और ये सब कुछ निज़ाम। हमारे तो 2 बूंदें पड़ती हैं और जिस तरह के कल का केस इन पॉइंट आपने कल परसों से आप देख ही रहे होंगे कि थोड़ी सी बारिश का जैसे कहते हैं ना फुहार पड़ना, चले उससे ज़्यादा भी थोड़ी सी हो गई होगी, बट बिजली गॉन, निज़ाम जो था बिल्कुल बिजली भी गिर गई, ऊपर से बिजली चली भी गई, उसके बाद इंटरनेट सर्विसेज भी खत्म हो गई बहुत जगह। तूफानी बारिशों में 48 अफराद की जान गई है। ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, वैसे बारिशों से याद आया कि वो कराची में भी बारिश की कोई नवीद सुनाई गई थी और बताया गया था, हुई थी ना कल 2.5 मिनट, आज भी है और आज भी है। तो क्या है। अच्छा, आप हम हफ्ते को खोलें, नहीं हम जुमे को खोलें तो वो कहता है हफ्ते को नहीं है 70% चांस। हम हफ्ते को खोलें जो होता है ना वो हफ्ते को खोलें तो कहता है इतवार को नहीं है, इतवार को खोलें तो कहता है पीर, और पीर के बाद खोलें तो कहते हैं अब निकल गया सिस्टम। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि जी सैटरडे को 40% बारिश है, लेकिन आज का ये कहा जा रहा है 60% एट 1 PM। तो आज दोपहर को, पूरी दोपहर एक्चुअली, ये तो 1 से 6 बजे तक का पूरा वो साइन आ रहा है बारिश का इन माय फोन। सो इट्स गोइंग टू बी रेनिंग इन माय फोन। अब एक्चुअल होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी, हमारा फेवरेट टाइम पास, हमारा गैर एलानिया पसंदीदा मशगला और खेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, बताइए। अच्छा जी, आपको अब ये कहानी है जो आपको बताते हैं और यू कैन मेक अप योर माइंड अबाउट इट। और मज़हर अब्बास साहब से हम इस पर बात भी करेंगे। गैर रवायती सियासत के दावेदारों ने गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने की रिवायत जो है वो बरकरार रखी हुई है। एक लाइन और कहने दीजिए इस पे कि जब आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू काउंटर अदर पर्सन्स आर्ग्यूमेंट, तो फिर आप ये बातें करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली दैट्स ट्रू। हम आपको बात बता देते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगी। 2 रोज़ पहले निजी TV पे से इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म की सरपरस्ती में चलने वाले मारूफ अंग्रेज़ी जरीदे डॉन पर भी गद्दारी का फतवा जो है वो जारी कर दिया। मतलब डॉन पर गद्दारी का फतवा जो है उन्होंने जारी कर दिया। और दूसरी तरफ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में कार्रवाई के दौरान फवाद चौधरी ने अब्सार आलम असदतूर को सहाफ़ी भी मानने से इनकार कर दिया। और इससे पहले फवाद चौधरी सहाफ़ियों पर हमलों को बैरून मुल्क सियासी पनाह की कोशिशों से जोड़ चुके हैं। मतलब फवाद चौधरी कभी कभार ही मेक सो मच सेंस, और कभी कभार वो जब इस किस्म की बातें करते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। अच्छा, तो इससे अंदाजा लगाना मुश्किल, हम जो है ना उनसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन क्योंकि we mean it what we are saying। Remember when he was in the science and technology ministry, उसमें थे तो क्या कमाल काम था और बिल्कुल इन चीज़ों से हटके थे। अब लगता है उनका रोल ही मुख्तलिफ हो गया। खैर anyway, better from him। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हुकूमत में मखसूस सोच मौजूद है जो इख्तलाफ राय और गद्दारी में फ़र्क करने से बिल्कुल कासिर है। और इसीलिए बात बात पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात बड़ी आसानी से लगा दिए जाते हैं। And if he thinks that this is a popular opinion और इससे इनके followers और supporters और voters खुश होंगे, तो I don't think so this is any more a popular opinion। अब सब लोगों को ये समझ आ गई है कि जब आपके पास कोई बात नहीं होती करने के लिए तो फिर आप इस किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत PDMA कानून के नफाज की कोशिशें कर रही है ताकि आज़ादी सहाफ़त का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया जाए। और ये तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि PTI हुकूमत को इजहार राय या इख्तलाफ राय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। एक्चुअली ये तासुर तो पहले से मौजूद था ये, लेकिन अब ये तासुर पुख्ता होता जा रहा है। वो खुद पुख्ता कर देते हैं ना, और सी बहुत सी बातें कर करके। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं व्हाट ही थिंक्स। मज़हर साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और ये रवैया ऑब्वियसली आपको पता है कि नया नहीं है। ऐसा क्यों किया जाता है, मकसद क्या है ये करने का, ये ज़रा आज समझाएं।
देखिए, मकासद तो बहुत क्लियर हैं और ये कोई आज के नहीं है, एक माइंडसेट है क़याम पाकिस्तान के बाद से। यानी जिन लोगों ने कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त 1947 की तकरीर जो है सेंसर करने की कोशिश की, तो वो उस वक्त तो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन उसके बाद एक सेंसरशिप का सिलसिला हमें पाकिस्तान में नज़र आता है। एक के बाद एक पाबंदी, एक के बाद एक पाबंदी, कोई 100 के करीब जो है आपने कवानीन बना लिए मीडिया पर पाबंदी के, अंग्रेज़ों के ज़माने के भी कवानीन लागू कर दिए। और गद्दारी के सर्टिफिकेट भी कोई आज से नहीं दिए गए, वो भी बहुत शुरू से है। तो एक माइंडसेट है, एक तसलसल है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ख़ास तौर पे इस मुल्क में मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन का काम करती रही है, ये ख़ास तौर पे अयूब खान के ज़माने से आज तक। तो मेरा ख़्याल है ये उसी को रिफ़्लेक्ट करते हैं, ये वही चीज़ रिफ़्लेक्ट कर रही है। हालांकि अगर आप समझते हैं कि कोई अखबार, कोई सहाफ़ी जो है वो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहा है, पहले तो एजेंडा डिस्क्राइब करें, और वो गद्दार है, तो फिर आप उसे अदालत ले जाएं, आप उसको अदालत में जो है मरवजा कवानीन के तहत जो है वो उनको सज़ा दिलवा दें। ये नहीं करेंगे, लेकिन ये इस तरह के कवानीन लाएंगे कि जिस पे इनकी हुक्मरानी रहे। यानी हमारा और इनका इख्तलाफ सिर्फ़ एक बात पे है, ये हुक्मरानों का कानून चाहते हैं और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मगर साहब, इस तरह के बयानात आते रहते हैं और एक बार फिर ये यकीन हो जाता है कि हुकूमत का पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी लाने का मंसूबा जो है वो कायम है। आज़ादी सहाफ़त पर वारही सर्टनली इसके ज़रिए होगा। इजहार राय इस हुकूमत को पसंद नहीं आ रहा, आप क्या समझते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं? जी, अब ये प्रपोज़ल है, कॉन्सेप्ट पेपर है, क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें हर मर्तबा हर दूसरे दिन जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ इस वक्त है, यानी वो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट ऐसा भी है जो मुस्लिम लीग नून के ज़माने, बिल्कुल एक ऐसा मुस्लिम लीग नून के ज़माने में भी चीज़ आई थी, ऐसी ही आपके ज़माने में भी चीज़ आई थी जब आप पहली मर्तबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे। मुस्लिम लीग नून के ज़माने में तो ये हुआ था कि रातों रात जब इस तरह की कोई चीज़ लाने की कोशिश की गई, वो प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन, बुक्स एंड रजिस्ट्रेशन के हवाले से था। वो जब कानून लाने की कोशिश की गई राता रात, तो उसका मिनिस्टर को भी नहीं पता था, और जब पता चला तो कम से कम ये ज़रूर हुआ कि उस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, उसको सैक कर दिया गया। इसी तरह की एक कोशिश सिंध में भी हुई थी, सिंध में भी। तो ये रिफ़्लेक्ट कर रहा है, वही माइंडसेट रिफ़्लेक्ट कर रहा है। तो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी फ़ाइनल शक्ल क्या निकलती है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो यही है कि इस मुल्क से डिसेंटिंग वॉइस को ख़त्म किया जाए, इस मुल्क से इंडिपेंडेंट मीडिया का जो है वो गला घोटा जाए, और जो भी मीडिया हो। बहुत शुक्रिया साहब। ऐसे हम सारे अगर एक ही जैसी बात करेंगे, एक जैसे हो जाएंगे, तो कितना बोरिंग हो जाएगा। We are going to leave it at that और just think about it। और गेमिंग के हवाले से जो हमने शुरू में बात की थी, जिस तरह चाइना में पाबंदी लगाई गई है, उस पर बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, और कुछ नौजवानों का, आपको पता है ना, वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच अदर, और पर्टिकुलरली ये जो बिल्कुल ही क्या इस जो बिल्कुल टीनेजर्स वाले इन्हें क्या कहते हैं? टीनेजर्स? नहीं, एक जो हर जनरेशन का एक टर्म होता है ना, मिलेनियल्स। उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ रही है गेमिंग इंडस्ट्री। वी ऑलरेडी हैड एन आइडिया, बट ग्लैड टू नो दैट अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एंड लर्निंग एंड डूइंग सो वेल इन गेम डेवलपमेंट, बिकॉज दिस इज एक्चुअली आपको $multi-trillion पाकिस्तानी जो है नौजवान, वो गेमिंग चैंपियंस बन चुके हैं दुनिया में, जो गेम डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, डेवलपमेंट में तो वैसे ही हम बड़े आगे हैं, लेकिन चैंपियंस भी हम बन चुके हैं। तो पाकिस्तानियों ने भी ये एजाज़ जो है अपने नाम किया हुआ है। अच्छा, जल्दी से थोड़ा सा मैं कोविड के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि शायद पिछले घंटे में हमने आपको ये तासुर शायद हमारी तरफ से चला गया होगा कि सब कुछ ठीक हो चुका है। अभी भी कोई इतनी कोई खास सिचुएशन नहीं है, ऑल्दो नंबर्स आर स्टिल हल्का कमिंग डाउन। हम एक मेंशन कर दें, हम फयाज चौहान साहब के बर्जिस्ता जुमलों और फिर उनके जुमले बर्दाश्त करने की बात कर रहे थे। ये जो दांतों से वो रिबन काट रहे हैं कोविड के ज़माने में, तो बिल्कुल नहीं इसे अप्रिशिएट किया जा सकता। वैसे भी थोड़ी माइनर बात है, बट वो मुझे कुछ ट्वीट्स आए और वो सारा हुआ कि जनाब वो उसको आप ज़रूर कोविड को लेके ज़रा मेंशन कर दें। तो कोविड को लेके हमने मेंशन कर दिया। 57 इज द नंबर, और ये 57 अमवात हो चुकी हैं इन द पास्ट 24 आवर्स। 57 हाँ सॉरी,
57 और 57 फिर भी कम नंबर है, देन हम तो 100 से भी ऊपर कहना स्टार्ट हो गए थे। और नए केसेस हैं 3787। अच्छा, कहते हैं ना किसी को याद करें तो उनसे आपकी मुलाकात हो जाए तो उस शख्स की उम्र बड़ी लंबी होती है। फवाद चौधरी साहब को हम इतना याद कर रहे थे पिछले घंटे में, उनके कुछ लेटेस्ट मुतनाज़ बयान से मुताल्लिक, लेकिन अभी कुछ और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, उस बारे में भी बात कर लेंगे। अगर वो आगे से ऑफेंड ना हुए और उन्होंने हमें पर्सनल जुमले ना मारना शुरू कर दिए। पहले खबर आपको बता दें, ब्रसल से खबर आई थी, यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक का अफगान महाजरीन को कबूल करने से इनकार साफ सामने आ गया है और उन्होंने कह दिया जी हम बहरान के जिम्मेदार नहीं हैं, मतलब हाथ छाड़कर खड़े हो गए हैं और कहा है कि पड़ोसियों को ही डील करना है और उनके साथ ताउन किया जाएगा। पड़ोसियों के साथ मिलके हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो फवाद साहब आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि आप क्या कहेंगे ये यूरोपियन यूनियन का बयान जो है जिसमें उन्होंने लिटरली जिस तरह हाथ जो होते हैं झाड़ लेते हैं कि भाई दिस इज नॉट आवर रिस्पांसिबिलिटी, डील विद इट। तो ये रिस्पांसिबिलिटी तो हमारी भी नहीं है, मतलब हु इज गोइंग टू डील विद इट? एंड वी हैव ऑलरेडी बीन डीलिंग विद इट। यस, देखिए जी, यही तो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान एक तवील अरसे से यही बात कर रहा है कि आप ये सारे मसाइल का अंबार लगा देंगे और फिर आप हमें लिए छोड़ देंगे कि हम डील करें, क्योंकि हम तो जाहिर है हमसाये तो नहीं बदले जा सकते और ये सारे लोग जो हैं वो वापस चले जाते हैं और सारे फिर मसले जो हैं वो हमें एक इस रीजन के मुल्कों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान को जो है वो संभालने पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एडवाइस को पहले इन्होंने नहीं सुना। हम कह रहे थे कि आप एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ जाएं जब और उस वक्त डील करें जब आपकी पूरी फौज यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जब अशरफ गनी की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म साहब ने 2 बार खुद अशरफ गनी को कहा कि अभी आप इलेक्शंस को भूल जाएं, ये नहीं होगा, पहले आप एक इंक्लूसिव हुकूमत की कोशिश करें। और जो इतना बड़ा एक एथनिक ग्रुप है पख्तून जो है वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। 52% पख्तून थे और 7% अशरफ गनी की हुकूमत में थे। तो वो पीएम ने कहा कि ये आपका सिलसिला कैसे चलेगा अगर आप इतनी बड़ी आबादी को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे। तो उन्होंने वो बात उस वक्त जो है वो नहीं मानी और अब हम एक क्योस में हैं। अब हम दुनिया को ये कह रहे हैं, मुसलसल ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो ये है कि आप लोग दोबारा फौजें भेजना चाहते हैं जो अपेरेंटली आप नहीं भेजना चाहते, तो दूसरी सूरत में फिर यहाँ खला तो ना छोड़ें, जो अथॉरिटीज हैं उनके साथ इंगेज करें और हम उनके साथ कोई रास्ता निकालें कि एक इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ हम बढ़े, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़े, ताकि अफगानिस्तान में क़यादत का खला पैदा ना हो और ये जो सारा एग्जॉडिस है लोगों का, एक मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा रेला जो है वो हमारी तरफ ना आ जाए। क्योंकि हम तो देखें पहले ही तकरीबन 35 लाख मुहाजिरीन को आज शाम तक बाय द वे तालिबान की तरफ से बताया गया है कि बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा, दे हैव फाइनलाइज्ड द नेम्स। खैर वो तो अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बार बार पाकिस्तान इस बारे में दुनिया को बावर करा रहा है कि इंगेज करें महाजरीन। तो बहुत बड़ा रेला तो हम तवक्को कर सकते हैं अगर बहुत नामसाइद हालात रह के आ जाएगा, लेकिन अभी भी आपको पता है सैकड़ों लोग रोजाना कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि गुज़श्ता 1.5-2 महीनों में हजारों लोग कराची की जो सेटलमेंट्स हैं उसमें आ चुके हैं अफगानिस्तान से। लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे फवाद साहब, हमारा ऑफिशियल पाकिस्तान का स्टांस क्या है रिगार्डिंग द रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान? तैयारी भी बताएं कुछ अगर है तो। अभी तक तो महाजरीन अभी तक जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, ना ही आए हैं। और उसकी वजह यह है कि एक तो हमने तारीख में पहली बार जो 2700 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान से, उसमें से 2600 को हमने फेंस कर दिया और अब हमारा बॉर्डर कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है। चमन में एक हम जरूर ये करते हैं कि वहाँ पे लोकल जो इकोनॉमी है वो स्पिन बॉल्दक और चमन में एक दूसरे के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है। सो वहाँ पे हम जो तस्करा वगैरह की वजह से वहाँ पे आमदोरफ्त होती रहती है, लेकिन वो चमन से लोग आगे नहीं आते। और जो ये कि अफगान मुहाजिरीन का आया है, अभी तक फ्रेंकली अफगानिस्तान में भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि लोग वहाँ से कोई छोड़ छाड़ के चले जाएं, क्योंकि देखें ना जो टेक ओवर हुआ है या जो तब्दीली हुई है वो ब्लडलेस है और इतनी वहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई है, जिसकी वजह से अमन अमान की सिचुएशन अभी वहाँ पे बुरी नहीं है। लेकिन अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती है तो फिर जाहिर है कि एक हमारा बड़ा इसमें वरी है और बड़ा प्रॉब्लम होता है कि देखें ये कहना आसान है
कि हम नहीं लेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वहाँ पे बच्चे हैं, औरतें हैं, वो उनकी तस्वीरें आएंगी हमारे लिए, और हमारे वो एक समझिए कि दे आर आवर ब्रदर्स इन ब्लड इन रिलीजन तमाम तरह से। तो हम तो मदद तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी यकीनन ये है कि इस बार हम शहरों में नहीं आने देंगे, हम उधर ही बॉर्डर्स के ऊपर ही अरेंजमेंट और मदद करनी चाहिए भी, जाहिर है पूरी दुनिया को इनफैक्ट मदद करनी चाहिए। फवाद साहब कुछ बताइएगा इस हवाले से, डेवलपमेंट है काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के सिलसिले में, क्या तालिबान के जो अमायदीन हैं किसी से राब्ते में हैं? इज़ PIA ट्राइंग टू हेल्प, इज़ पाकिस्तान ट्राइंग टू हेल्प? क्योंकि इत्तलात थी कि जी टर्की और कतर एयरवेज आर ऑलरेडी ट्राइंग टू हेल्प ताकि उसको ऑपरेशनल बनाया जा सके। हमने फैसिलिटेट किया था, हमने इससे पहले जो है वो तुर्की के साथ एक जो इस वक्त निगोशिएशंस हैं वह है, उसको भी हमने फैसिलिटेट किया था, और हम चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी जो है वो रहे। हम तमाम जो अपने फैसले हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम तन्हाई में ना करें, और जो रीजनल ताकतें हैं वो उनको हम साथ लेते चलें, और हम उनको फैसिलिटेट भी जो है वो करें। तालिबान के साथ हमारी जाहिर है कि एंगेजमेंट है, हमारा उनका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा एक इन्फ्लुएंस जरूर है, और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से हमने उनको पहले अमेरिका के साथ बैठाया था, फिर हमने काबुल हुकूमत को, उस वक्त की काबुल हुकूमत को भी अकल देने की कोशिश की कि बैठें और बातचीत करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काबुल एयरपोर्ट खुल जाए जल्द अज जल्द, और जो बाकी स्टेबिलिटी, ताकि देखिए PIA वो वाहिद एयरलाइन है जिसने मज़ार शरीफ में ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो पहुंचाई है। फवाद साहब, क्या अभी भी हमें कोई रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज के उनके लोग, कुछ नेशनल्स जो अभी भी अफगानिस्तान में हैं, उनको निकाला जाए? क्योंकि ये हमें पता है कि पहले जब ये निकलने का सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं डिफरेंट मुल्कों के एनवॉयज को इवैक्यूएट करने के लिए, तो अभी भी कुछ इस किस्म की रिक्वेस्ट हैं? जी जी बिल्कुल, अभी भी रिक्वेस्ट हैं, और अभी भी ये जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जो है जो दौरा कर रहे हैं वो भी इसी तरह की ही उनकी भी रिक्वेस्ट हैं, बरतानिया की भी रिक्वेस्ट है, और हमने अमेरिका की भी जो एवैक्यूएशन में जो मदद की है, जिस तरह से आपको मालूम है कि तकरीबन हमने 12,000 लोगों को तो अभी एयरलिफ्ट कराया था, और वो फिर लोग यहाँ से जो हैं वो गए, जिसमें तकरीबन कोई 1,000-1,200 जो थे वो अमेरिकी भी शहरी शामिल थे। तो ये सारे एवैक्यूएशन में तो हमने तमाम दुनिया की मदद की है। अच्छा फवाद साहब, अब थोड़ा सा इसके अलावा भी बात करते हैं। यू आर द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक आइडियल सिनेरियो में तो आज़ादी इजहार का अलम बरदार भी आपको होना चाहिए, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को आप ही की तरफ देखना चाहिए जब उनके मसाइल के हल की बात हो और गवर्नमेंट के साथ एक ब्रिज करने का मामला हो। लेकिन अगर आप इस पोजीशन पर बैठे हुए किसी को कह देंगे कि जनाब आपके मालिकान का तो हमें एजेंडा पता है, या आपके अखबार का हमें एजेंडा पता है, तो फिर एक तासुर ये जाता है कि प्रॉबली डिसेंटिंग वॉइस पसंद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और वैसे हम वी आर सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टाइम ऑलमोस्ट, बड़ा बोरिंग नहीं हो जाएगा अगर हम सारी एक ही जैसी बातें करने लगेंगे और एक ही जुबान बोलेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, कोई ना कोई ये डिमांड करता है। मुझे नहीं समझ आती कि कुछ लोग जो हैं वो फेक न्यूज को अपना हक क्यों मानते हैं, और हाउ कैन फेक न्यूज बी पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फेक न्यूज के ऊपर तो जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनको खुद आवाज बुलंद करनी चाहिए, और जो तमाम रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, अगर आपको बरतानिया में अगर आप लॉज को रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और वही लॉज और रेगुलेशंस पाकिस्तान में हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं ये तो फ्रीडम एक्सप्रेशन खराब हो गया है। और बाकायदा दूसरा बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड्स बना के फिर खबरें बना के चलाई जाती हैं, तो फेक न्यूज के ऊपर हमारा प्रॉब्लम है। जेन्युइन न्यूज के ऊपर तो पाकिस्तान में देखें 150 तो चैनल है, यहाँ पे कोई अराउंड 50 इंटरनेशनल चैनल्स हैं, उसके बाद कुछ 2400-2200 अखबारें हैं, उसके बाद आपकी कोई यूट्यूब चैनल्स तो अनगिनत हैं। तो इतनी बड़ा मीडिया जो है उसको आप क्या समझते हैं कि वो सारा मीडिया जो है वो उसको टेम किया जा सकता है? और अगर जो हुकूमत या जो निज़ाम जो है वो इतना डरा हुआ होगा क्रिटिसिज्म से, वो इतना बड़ा मीडिया रहने देगा? आप जब इस पोजीशन पे बैठ के बात करते हैं ना कि आपके मालिकान, किसी एंकर को आप कह दें कि आपके मालिकान या आपके ग्रुप के हमें अज़ाइम पता है, या किसी को गद्दारी का
का सर्टिफिकेट दे दें या किसी को कह दें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो आप चूंकि एक ऑफिशियल वॉइस हैं, आपके पास इन चीज़ों के सबूत होते हैं या बस रिटोरिक में आप ये बातें कर जाते हैं? देखिए जी, पहली बात यह है कि एजेंडा तो होते हैं और ये तो बड़ी मासूम। दिस इज ऑल्सो आवर फेवरेट टर्म ना, एजेंडा। हम पाकिस्तानियों का सबका ही वैसे नहीं, एजेंडा होते भी हैं, अनफॉर्चुनेटली हैं भी, और उसके ऊपर जो है वो जो ट्रेंड्स हैं वो खालिस्तान आपको उसका एजेंडा जो है वो बता देते हैं। अब जो लोग हैं जिनका एक पता ही है कि किस तरह से उन्होंने जो रोल अदा किया और जिस तरीके से एक पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की फौज के बारे में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के बारे में और फिर पाकिस्तान की एक ओवरऑल इन्वायरमेंट को जिस तरीके से फेक न्यूज़ के जरिए बाहर प्रेडिक्ट किया जाता है, ये एक बहुत अब कॉमन हो गया है थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के खिलाफ लेज़र फेयर थ्योरी को इस्तेमाल करना, जहाँ पे कानून को इस्तेमाल किया जाता है जरा आपकी मुल्कों को स्क्वीज करने के लिए। फवाद साहब, लेकिन कभी कभार फिर लगता ये है कि ये जो क्लेम है कि ये जी एजेंडा है या फिर ये फेक न्यूज़ है, ये उस टाइप पे ये स्टेटमेंट्स आते हैं जब कोई सवाल किया जा रहा हो और जिसका एक जवाब की तवक्को हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो कि कोई जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब में ये मिलता है कि जी ये आपका एजेंडा है, तो उस वक्त वो लगता है कि ये एजेंडा भी यूज हो रहा है फॉरेन एजेंडा, तो उस वक्त वो जवाब नहीं मिलता। जी जी, ये तो बड़ा वेग सा आपका सवाल है। मतलब इस वक्त क्या सवाल किया जा रहा है जिसके जवाब में आपको कह रहे हैं एजेंडा? सर, सवाल ये है कि अगर कोई एजेंडा है तो उसको एक्सपोज किया जाए और उसको उसके वक्त पे एक्सपोज किया जाए, नॉट व्हेन देयर इज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन अदर इश्यूज। ये सवाल क्या इंटरव्यू नहीं, हमारी नहीं बात कर रहे हमने डॉन अखबार के बारे में जैसे बात की या शाहजेब के शो में जो आपने कमेंट किया था, हम उसकी उन पर्टिकुलर जवाबों की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या उसमें क्या मुझसे सवाल था जिसको मैंने डाइवर्ट करना था? मेरी बात सुने, व्हेन यू स्टार्ट कमेंटिंग ऑन पर्सनल लेवल, ऑब्वियसली फिर तासुर यही मिलता है कि आप कंटेंट से हटकर पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैंने क्या मतलब, मैं क्या पर्सनल कमेंट और क्या सवाल था? वैसे मतलब क्या सवाल था जिसको डाइवर्ट? डू यू रियली बिलीव के एजेंडास के तहत ये मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि आपने प्रोग्राम ही नहीं सुना और आपको सुबह प्रोड्यूसर साहब ने पकड़ा दिया। अपने नहीं, सुबह प्रोड्यूसर ये पता है क्या, ये आपके ये बड़ा रिवायती होता जा रहा है अब आपका, एंकर पे चढ़ के चाहे वो सलीम साफी साहब के साथ बैठे हों या हमारे पास आ जाएं या शाहजेब के पास हों या कहीं और हों, दिस इज बिकमिंग वेरी। तो आप मेहनत करके आया करें ना, आप सारे फॉरेन सर, तो आप भी मेहनत कर लेना, हम तो चाहते हैं कि आप वो एजेंडा सारे मेहनत करते, फिर सारे सबसे ज्यादा मेहनती आप ही हैं। अब आपने सवाल किया तो उसका जवाब सुना करें ना। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है कि दो बंदे बात करना शुरू कर दें, अगले को बात ही न करने दें और फिर खत्म करके फिर एक लंबे कमेंट शुरू करते हैं उसके ऊपर कि ये नहीं, अब आप प्लीज अपनी बात करें। अभी बात ये है जिसको गैबत कहते हैं कि बंदे को बुलाए बगैर जो है ना वो दो बंदे बैठ जाए और एक दूसरे से बातें शुरू कर देंगे, ये क्लासिक गैबत होती है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो आपने बात कही है ना, ये ह्यूमन राइट्स वॉच का एक आई रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो नया लॉ बन रहा है वो 5 साल की सजा तजवीज़ की गई है कि इसके ऊपर मीडिया के हवाले से। ह्यूमन राइट्स वॉच वालों को हमने नोटिस दिया कि ये कहाँ पे लॉ है, किसमें दिया? उन्होंने कहा कि ये डॉन के एडिटोरियल में लिखा हुआ। ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें ये बात हुई कि जब आप फेक न्यूज, अब होता क्या है पाकिस्तान के अंदर एक फेक न्यूज छपती है, वो फेक न्यूज जो इंडियन इदारे हैं, स्पेशली ये जो उनकी जो 875 जो उनका डिसइंफो लैब हमने डिस्कवर किया वो उठाते हैं, उससे वो खबर मेन स्ट्रीम होती है, उससे फिर वो इदारे लिखते हैं कि ये देखिए जी इन खबरों की वजह से पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ये एक पूरी सर्कल है जो मैंने एक्सप्लेन किया था और उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की। तो फिर आप जनरली ये मानते हैं कि ऐसे इदारे या कोई भी इदारा आप कह रहे हैं कि जो इस किस्म की अगर कोई खबर आ गई है तो वो पाकिस्तान मुखालिफ और गद्दार उसको कहा जा सकता है? जो भी एक पर्पस के तहत फेक न्यूज फैलाएंगे, दे आर एक्चुअली वो एक ऑफेंस कर रहे हैं और फेक न्यूज इज एन ऑफेंस, पूरी दुनिया में ऑफेंस है। अगर आप ये समझें कि आपको ये हक है कि यहाँ पे टीवी पे बैठ के आप फेक न्यूज जो है वो फैलाएं और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका पर्सनल ख्याल है। मेरा ख्याल में फेक न्यूज जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, चाहे वो फेक न्यूज हुकूमती सत्ता से आ रही हो या कहीं और से आ रही हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहे थे कि जब सवाल कोई और किए जाते हैं और फिर जवाब में बिल्कुल ही गोस्ट कर दिया जाए, बट एनीवे आई गेस यू मेड योर पॉइंट। सवाल दोबारा आपने वही बात कही है
कौन सा सवाल किया गया, क्या टाइमिंग थी, क्या सवाल था? You made your point, I guess. हमें आगे भी बढ़ना है। तो बढ़ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, आपने जिस तरह से ना जनरलाइज किया ना, सिंपल बात है, फेक न्यूज के ऊपर जो हर जेन्युइन मीडिया का बंदा होगा उसको फिक्र होनी चाहिए। फेक न्यूज इज अ प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के भी जेन्युइन मीडिया को, एक तो है ना जो ऐसे जो चाली फेक न्यूज पे रहा, जेन्युइन मीडिया को, जो जियो ग्रुप जैसा जो जेन्युइन ग्रुप है, एक्चुअली जो डॉन, जो बाकी जो सारे बड़े ग्रुप्स हैं, आप लोगों को तो साथ देना चाहिए कि फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। तो सर आपको कैसे लगा कि हम साथ नहीं देते? ऑब्वियसली हमें तो सबसे, क्योंकि वी आर द वंस हु आर, जिनके इर्द गिर्द तो पॉइंट फिंगर्स होती हैं, तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट फेक न्यूज। So this is not just your concern. क्योंकि मेजॉरिटी को तो फिर जो आप बताते हैं वो सारे खबरें वही चलाते हैं ना, जियो और जंग और डॉन वगैरह तो चलें एक्चुअली अपना काम कर रहे हैं। नहीं खैर ये भी आपकी गलत फहमी है, मेजॉरिटी पाकिस्तान की सही है। आप ये ना समझें कि आप ही बड़े अच्छे हैं बाकी सारे बड़े गंदे हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो भी लोग जो जेन्युइन, देखिए प्रॉब्लम कि आप लोगों ने तो खुद फेस किया हुआ है, यहाँ पे मजहब को इस्तेमाल किया गया आप लोगों के खिलाफ, यहाँ पे एंकर्स को कहा गया ये फलाना ये है और वो है, फलाना काफर है, फलाने ये है। जब तक आप जब कोई गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करने जाती है, जब कोई गवर्नमेंट आगे इसके ऊपर बढ़ना चाह रही है, आप लोग ही पाँव खींचना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि या तो आप कहें कि नहीं जी फेक न्यूज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए और हम इसके साथ हैं, आप उधर भी नहीं जा रहे, आप इधर भी नहीं जा रहे। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आई मीन आई रियली वांट कि जो हर जेन्युइन जो सहाफी है वो फेक न्यूज के ऊपर खड़ा हो इसके साथ कि ये गलत है, इससे हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती है और आखिर में आप लोग ही सबसे ज्यादा खराब होते हैं। उस पे सर्टनली बहस होनी चाहिए, जो बिल है जिस पे बात होनी चाहिए, और फेक न्यूज़ पे भी बात होनी चाहिए, सारी चीज़ों पे बात होनी चाहिए। और हम ये भी तवक्को करते हैं कि जब आप जिस पोजीशन पे हैं उस पे इस किस्म के कमेंट्स न दिए जाएं कि किसी के XYZ मालिकान का क्या एजेंडा है या क्या उनका माजी है। दोबारा आपने बहुत शुक्रिया, गलत कॉन्टेक्स्ट में बात कर दी ना। यही मैं कह रहा हूँ, ये क्लास में गैबत कोई ना क्या करे कि रखवा के फिर बातें शुरू कर दी। मैंने आपको दोबारा पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया, आइदर यू शुड नॉट कमेंट ऑन दैट और कमेंट जबकि मैं यहाँ पे हूँ। ओके चलिए अगली दफा हम आपको हमेशा लेके कमेंट किया करेंगे, ठीक है? बस आप अवेलेबल होना हमारे लिए। ओके जी, फवाद चौधरी साहब, ये हमारे बड़े सवाल आ रहे थे और वी थॉट वील जस्ट टॉक टू हिम। और कोरोना वबा की चौथी लहर के वार मुल्क भर में जारी हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 57 मरीज इंतकाल कर गए हैं। पंजाब में अगरचे कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही, तहम सूबाई हुकूमत ने 25 अजला में लॉकडाउन में 15 सितंबर तक नरमी कर दी है। बाज़ारों मार्केट्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ा दिए गए हैं और मज़ारात भी खुल गए हैं। सिंध में कोरोना पाबंदियों के ख़िलाफ़ एहतजाज पर बैठे ताजिर भी कुछ ऐसी ही सहूलत मांग रहे हैं। तजारती मराकज़ में लॉकडाउन को गैर मुनसफाना करार देते हुए कराची ताजिर एक्शन कमेटी आज MA जिन्ना रोड पर भूख हड़ताल कर रही है और कराची और हैदराबाद में कारोबारी औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और हफ्तावार एक छुट्टी करने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। ताजिरों का मौक़िफ़ है कि अब कराची में 44% 44% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन कोरोना पाबंदियां फिर भी जारी हैं और हुकूमत लॉकडाउन कम करे ताकि दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन की जो है वो हौसला अफजाई हो। प्रेसिडेंट सिंध ताजिर इत्तेहाद जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, कराची और हैदराबाद के ताजिर कोरोना SOPs और लॉकडाउन के खिलाफ हड़ताल पर अब बैठ गए हैं। एक वबा से निपटने के इक़दाम हैं ये सब, या फिर आपको ओवरऑल किस बात पे ज़्यादा एतराज़ हो रहा है? हमारा एहतजाज SOP के ऊपर नहीं है, हमारा एहतजाज सिंध गवर्नमेंट से है कि कराची और हैदराबाद का कानून एक है और पूरे सूबे का, बाकी सूबे का कानून दूसरा है। हमने एहतजाज इसलिए किया है कि ये दोहरा मयार यहाँ नहीं चलेगा। हमने अपना और अपने स्टाफ की वैक्सीनेशन कराई। आल कराची रेस्टोरेंट ने यहाँ एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया जिसमें WHO के नुमाइंदों ने विज़िट किया और उसे बड़ा सराहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमें महदूद टाइमिंग में काम करने की इजाज़त दी जा रही है और 2 दिन सेफ डे रखे गए हैं। ये ताजिर बिरादरी किसी भी तरीके से कबूल नहीं करेगी। चलो ठीक है, ये आपने कह दिया। पंजाब में कुछ नरमी की गई और कराची हैदराबाद छोड़कर बाकी सिंध में भी पाबंदियां इतनी सख्त नहीं, तो ये बात ठीक है, लेकिन कराची और हैदराबाद में केसेस भी तो ज़्यादा हैं।
तो ये सोचने वाली बात है। ये मसला तो है कि हैदराबाद और ख़ास तौर पर कराची के ताजर जब कारोबार करते हैं तो कोरोना SOPs की ऐसी तैसी हो जाती है। कितनी बार हमने ये पॉइंट आउट भी किया है, वायरस तेज़ी से फैलता है, तो एहतियात पर आप लोग आमादा क्यों नहीं होते? हमने हुकूमत को बार बार तजावीज़ दी हैं, जहां वैक्सीनेशन हो चुकी है स्टाफ की और ऑनर की, उन्हें कारोबार करने की मुकम्मल इजाज़त दी जाए, वहां महदूद टाइमिंग ना किया जाए, सेफ डे ख़त्म कर दिए जाएं ताकि रश ना बढ़े। जब रश बढ़ता है महदूद टाइमिंग और सेफ डे के नाम से जब छुट्टी होती है तो रश बढ़ जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा अंदेशा है कि केसेस बढ़ जाएं। हुकूमत हमें मुकम्मल आज़ादी के साथ कारोबार करने की इजाज़त दे, बशर्त SOP पर अमल हो, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज भी ख़त्म हो जाएगा और हम हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन भी करेंगे। अच्छा सर, अब कोरोना पाबंदियां बिल्कुल ख़त्म की जाएं ये मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा। वैसे SOP पे क्या अमल होगा? SOP पे अमल तो नहीं होता, ये बात आपको भी आई एम श्योर अंदर अंदर मालूम है, और हम सबको भी। किसी भी मार्केट में देख लें, किसी दुकानदार ने, किसी सेलमैन ने मास्क नहीं पहना होता। अब सब कुछ बंद भी नहीं किया जा रहा, जाहिर है, लेकिन किसी के फ़ायदे में जो मौजूदा सूरत हाल है ये होगी नहीं, क्योंकि आप लोग बरमला SOP की खिलाफ वर्जी करते हैं और हुकूमत फिर आपकी बात माने तो कैसे माने? एहतजाज तो आप कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज ख़त्म करने की क्या राह निकल सकती है? ताजरों ने हमेशा SOP पे अमल किया है, लेकिन इसके बरक्स हुकूमती लोगों ने जिस तरीके से SOP की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 3 दिन पहले वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब ने एक ओपन कचहरी कराची में की और पब्लिक के साथ सेल्फियाँ बनाई। उधर आप देखें किस तरीके से SOP पे अमल हुआ। उसके बाद बिलावल साहब तशरीफ़ ले जाते हैं टंडो लयार और खैरपुर, हज़ारों अफराद वहाँ खड़े होते हैं और उनके साथ घुल मिल जाते हैं। ये लोग रोल मॉडल होते हैं, लेकिन तब लोग इन्हें जब देखते हैं कि ये लोग भी SOP पे अमल नहीं करते तो तमाम सारे का सारा मलबा हमारे दुकानदार छोटे ताजरों पे डाल दिया जाता है। इस किस्म की पाबंदियां छोटा ताजिर कबूल नहीं करे। साहब, बिल्कुल आपने ये खुदी कचहरी वाली बात अभी पॉइंट आउट की है, हम उस दिन भी कर चुके थे। फिर बिलावल की जो आजकल ये किसी भी रहनुमा की कोई भी एक्टिविटी देख लें, माशाल्लाह एक मजमा हजारों का मौजूद होता है और कहीं से नहीं लगता कि इस मुल्क में कोविड की चौथी वेव चल रही है और डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है। तो दैट इज समथिंग वी डू एग्री विद यू, और ये तो फिर हर तरफ से ये SOPs को के ऊपर पाबंद होना चाहिए लोगों को। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा जी, वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला है, मैं तो इसे मामला ही कहूँगा। इसके पीछे क्या साइंस है ये तो हमें नहीं पता, ये तो हम इस बच्चे या फिर इसके वालिदैन से पूछने की कोशिश करेंगे। 20 साल के दौरान किस तारीख को क्या दिन था, एज इन एक डेट आपने दे दी, उस दिन डे क्या था? ओके ठीक है, पिछले 20 इयर्स की बात हो रही है। क्या दिन था ये सब कुछ बड़ा मुश्किल है, याद तो खैर बिल्कुल नहीं रख सकते, हम नहीं याद रख सकते, लेकिन कराची के 13 साला असद ये जो हैरत अंगेज महारत रखते हैं और उनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर हो चुका है इसी वजह से। और ये हैं जी असद। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं भाई आप? हम तो बड़े इम्प्रेस भी हैं, थोड़ा सा हम परेशान भी हैं कि ये कैसे हुआ। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने ये कोई सीखा, कोई इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन शामिल हैं, बस ये दिस इज जस्ट गॉड गिफ्टेड? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं डेट कैलकुलेशन बहुत अच्छा हूँ, अगर कोई मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दे तो उसे हमेशा याद रखना और भूलता नहीं। नहीं तो सिर्फ डेट कैलकुलेशन में अच्छा, या फिर डे भी बता देते हो? एज इन क्या आप अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पहले समझाओ। डे भी बता देता हूँ, जो अब डे मतलब 15 साल का, 20 साल का नहीं, 15 साल का 2006 से लेके अब तक। अच्छा चलो 15 साल ही, वो भी बहुत होते हैं। अच्छा लेकिन ये बेटा पहले तो ये बताओ कि ये आपने याद की है ये कैलकुलेशन, क्या ये क्या इक्वेशन है जो आप अपने, हाँ एक बार देखिए, बार बार देखता रहता हूँ, मुझे याद हो जाता है, मैं भूलता नहीं। तो विद द सेम टोकन जो आपकी पढ़ाइयाँ हैं, जो आपकी किताबें हैं स्कूल की और सारी चीजें, वो भी आपकी नजर से एक दफा गुजरे तो आपको याद रह जाती हैं? जी मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी टाइप कोई केस कुछ मुझे यही लग रहा है यहाँ पे। अच्छा मुझे बताइए जरा, 25 अगस्त 2018 को क्या दिन था? 2018 कैलेंडर तो आपके पास, कैलेंडर है ना आपके पास? हाँ हाँ है मेरे पास, मुझे याद है ये दिन, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
सैटरडे था, सैटरडे। You're right. Saturday. It's Hussein's birthday, so I know that it's अच्छा, how about another date that I am going to give you? 30th March 2012. फ्राइडे। Yeah, he's right. शादी थी ना? Yeah, मेरा my wedding. अच्छा, एक और डेट है, एक और डेट है। पूछते हुए 21 अगस्त, 21 अगस्त 2017। मंडे। नहीं, मंडे चेक था, करो। 21 अगस्त। मैं चेक करता हूँ दोबारा, बट मेरा नहीं ये तो ख्याल हमें Monday चेक करना पड़ेगा अभी। अच्छा, लेकिन ये 21 अगस्त। 21 अक्टूबर, अगस्त मैंने अगस्त बोला हाँ, आपको। तुमने अगस्त कहा। सॉरी, मैंने आपको गलत बोल दिया। 21 अक्टूबर 2017। अच्छा, वो सैटरडे था। सही कह रहे हैं। अच्छा, तो ये और वो होता Monday किस था जो तरह? आपने चलिए, ये कहा। तो हमने आपकी चेकिंग कर ली और भी एक दो आपको डेट्स देंगे, लेकिन ये तो आपकी हमने नजर से गलती एक कर दी, दफा उसने गलती नहीं की। अच्छा, तो एक दफा आपकी नजर से गुजरा, आपने पुराना कैलेंडर खोला और बस आप रिटेन कर लेते हैं दिमाग में, कि आपको याद हो जाता है? असद, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा, ये पूछ रही हैं हुमा कि ये आपको सिर्फ देख के याद हो जाता है? गुज़श्ता 15 साल के कैलेंडर आपने रटे हुए हैं, बड़ी अजीब सी बात लगती है। या फिर कोई तो रटे में मैं एक बार जब देख लेता हूँ मेरी नजर पड़ जाती है, मैं हमेशा याद रखता हूँ, भूलता नहीं। तो हमें ये लग रहा था कि शायद आपके पास कोई कैलकुलेशन होगी और उससे आप कैलकुलेट करते होंगे कि साल में इतने दिन, इतने महीने, इतने हफ्ते होते हैं, तो फिर ये डे बनेगा। ऐसा कुछ नहीं करते आप? ये मेरे अंदर गॉड गिफ्टेड सिलाई है। तो अच्छा, माशाल्लाह। तो अच्छा, अब आप ये बताओ कि ये सिर्फ नंबर्स तक की बात है या फिर वर्ड्स, लेटर्स, पोएम्स और नाम, साइंस की किताबें? नाम, बिल्कुल, ये चीजें भी याद रहती हैं या नंबर्स तक ही है? नंबर्स तक ही है। अच्छा, देखो परेशान तो हो रहे हैं क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि और क्या। मैथ्स के कैलकुलेशंस, फार्मूलाज, जितने भी आपकी किताब में, फॉर इंस्टेंस आपकी मैथ्स की बुक में जितने वो एग्जाम्पल क्वेश्चंस, जितने सम्स होते हैं, उन सब का सोल्यूशन आपको याद रहता है इन एग्जाम? जी, मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, बाकी सब में एवरेज हूँ, नॉर्मल। अच्छा, तो फिर आप खाते पीते क्या हो? अपने बादाम बहुत से खाते हो कि आपकी यादाश्त बादाम नहीं खाता। अच्छा, मेरी बात सुनिए। अब इतनी अच्छी मैथमेटिक्स के बाद आपने क्या सोचा है? आप क्या बनेंगे? हाँ, ये भी अच्छा। आप इंजीनियर बनेंगे? आप, मेरा ख्याल है आपको सैटेलाइट, वो क्या नहीं, वो स्पेस साइंसेस में कुछ करना चाहिए। क्या करेंगे आप? अच्छा, असद से तो हमने ये भी पूछना था कि असद गाड़ी में बैठ के जा किधर रहा है? आ गया। असद, आवाज आ रही है? जी, आ रही है। हाँ, तो वो पूछ रहे थे हम कि अब इतने अच्छे मैथमेटिक्स के साथ जिंदगी में जो आपकी फोटोग्राफ आप कह रहे हैं मेमोरी है कि आप देख लें तो आपको याद रहता है, आपने क्या बनना है, क्या सोचा है? मुझे आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर, कोडिंग वगैरह करनी है आगे? जी, वो भी याद रहेगी ना सारी। हाँ, ऑब्वियसली बड़ी जबरदस्त बात है। और जल्दी से लास्ट चीज ये बता दो कि आप ये अपना टैलेंट जो है ये आगे पास ऑन कर रहे हो, कोई भाई बहनों में, कोई फ्रेंड्स में, उनको सिखा रहे हो कि होता किस तरह? गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह यही पास ऑन करेगा। मेरा भाई तो बहुत ही छोटा है अभी तो। अच्छा, ये 15 साल से 20 साल, 5 साल और याद करने का इरादा है या 15 पे ही रहेंगे? 15 भी काफी है वैसे। All right, आले असद हमारे साथ मौजूद थे। An exceptional kid indeed। हम थोड़ा सा खुद फोकला गए सोच रहे हैं। We're going to see you on Monday. Take care of yourself. All right, bye bye.